Hi everyone, this is once again we have come up with the class 6th lecture 2 what when where and how। इस समय हम लोग क्लास 6 का जो lecture 2 है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास लास्ट वाले लेक्चर से। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो हिस्ट्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। फिर हमने ये भी समझा था कि हमारे पास क्या सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल थिंकर्स के बारे में समझ लिया था हमने कि उन्होंने क्या क्या कोट्स दिए। इस बार जो है वो हम समझेंगे कि भाई ये जो हिस्ट्री है इसका सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे, सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलता है। तो हमने देखा था सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में हमारे पास था मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स। बट उससे भी पहले हम ज़रा एक और चीज़ समझते हैं, कि यार ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना सर, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इसके लिए हमारी कंट्री इंडिया में कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो हमने बताया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हमारी कंट्री इंडिया की इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये कब फॉर्म हुई? ये हमारी कंट्री इंडिया में 15 जनवरी 1788 में फॉर्म हुई थी। कौन सी है ये? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन बताते हैं। अच्छा, इसमें जो लोग बैठते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो किस चीज़ के बारे में डिस्कवरी करते हैं? वो एक्सकवेशंस करवाते हैं, मतलब एक्सकवेशन मतलब डिगिंग करवाते हैं, फिर वहाँ पे हमें कोई ना कोई पुरानी चीज़ें मिलती है, वो उसके बारे में हमने और समझा कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको फॉर्म करवाने में सबसे लीडिंग रोल जो प्ले किया था उनका नाम था एलेक्जेंडर कनिंगम। ध्यान दें, हमारे पास है ये एलेक्जेंडर कनिंगम। तो एलेक्जेंडर कनिंगम नाम का ये जो प्राणी है ना, इसे हम कई बार कहते हैं फाउंडर ऑफ द आर्कियोलॉजी। पूरे वर्ल्ड में इसको क्रेडिट दिया जाता है। इंडिया का नहीं था वैसे, ये ब्रिटिश का था, उसने ऐसा काम किया। अब ज़रा फिर हम इस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने इसको और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे पास एक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आया था मॉन्यूमेंट्स, फिर एक और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आया था हमारे पास, इसको हम कह रहे थे इंस्क्रिप्शंस। फिर एक और हमारे पास आया था जिसको हम कह रहे थे कॉइन्स, है ना। फिर एक और है हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं आर्टिफैक्ट्स। अब ज़रा हम समझते हैं इन सब के बारे में। बट ज़रा समझ लें यार, जो भी लोग इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, जो स्टडी जो इंस्क्रिप्शंस की कहलाती है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। तो पॉइंट टू बी नोटेड या पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। सिमिलरली द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्टोमैटिक्स, है ना। ये अपनी बुक्स में तो नहीं है बट हम अपने उससे समझ रहे हैं, न्यूमिस्टोमैटिक्स, है ना। और आर्टिफैक्ट्स की कोई स्टडी है और कोई अभी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमें ये दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, न्यूमिस्टोमैटिक्स और एपिग्राफी। अब हम इन सब चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। मॉन्यूमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? तो मॉन्यूमेंट्स के बारे में सर हमारे पास बहुत सिंपल सी बातें आनी कि दे आर दी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मतलब अगर मुझे इसमें लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा कि दे आर दी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। दे आर दी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में हम कौन कौन सी बिल्डिंग्स को इंक्लूड करेंगे? जैसे कि हमारे पास ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये। बट ध्यान दो, ताजमहल रेड फोर्ट जो है वो हमारे कब बना? मिडिवल हिस्ट्री में। बट हम कहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमारे पास ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इस एंशिएंट हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस होगा मॉन्यूमेंट्स में वो कौन सा होगा? भाई उस समय हमारी कंट्री इंडिया में बना करते थे कुछ टेम्पल्स, कुछ फोर्ट्स, है ना, कुछ स्तूपास। तो भाई इसमें हमारे पास आएंगे सांची स्तूप, एक तो ये मॉन्यूमेंट है हमारा, कौन सा? एंशिएंट हिस्ट्री का एंशिएंट स्तूप। फिर उसके बाद आएगा टेम्पल्स आ जाएगा हमारे पास, पैलेसेस आ जाएंगे, कुछ राजा महाराजाओं वाले पैलेसेस आ जाएंगे, है ना, ऐसी चीज़ें। ठीक, अब इंस्क्रिप्शंस वाला समझते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? तो गाइज इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है दे आर द रिटन रिकॉर्ड्स। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है दे आर द रिटन रिकॉर्ड्स। इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन क्ले, मेटल और स्टोन। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये है हमारे पास एक टाइप के रिटन रिकॉर्ड्स हैं, समझ लो। ये है हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड्स। बट रिटन रिकॉर्ड्स किसके ऊपर? इंस्क्रिप्शन का मतलब समझ लो कि भाई हमारे पास अगर ये बोर्ड है, मैं बोर्ड के ऊपर एक किसी चीज़ से, नेल से या पॉइंटेड चीज़ों से इसके ऊपर ऐसे ठोकने लगूँ और उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कुछ भी बना लूँ, ऐसे करके ये बना लिया मैंने, तो ऐसे अपन ठोक ठोक के ऐसे करते हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब ये होता है कि भाई आप उसके ऊपर कुछ तरीके से लिख रहे हो। तो ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं, बट रिटन रिकॉर्ड्स कैसे बनाए होंगे? उन्होंने ऐसे ही बनाए होंगे। तो रिटन रिकॉर्ड्स, बट किसके ऊपर? रिटन रिकॉर्ड्स ऑन क्ले,
मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी के ऊपर वो बनाते थे, वो उसे क्ले टैबलेट्स बोलने लग गए। जैसे आजकल के टैबलेट्स आपके पास देखोगे फ़ोन वाले, तो वो क्ले टैबलेट्स उस समय में ही बन चुके थे। बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हुआ करते थे। क्ले हो गया, या फिर मेटल्स के ऊपर भी वो कुछ लिख लिया करते थे। तो तुमने देखा होगा, अगर कोई पुराना मेटल होता है ना, कोई चांदी का सिक्का है, उसके ऊपर भी वो लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे ये करते कैसे हैं वो लोग, उसे उसको फिर ठोकते हैं, जैसे जैसे उन्होंने बना दिया है ना, ऐसे करके। इसको वो कहते थे भाई इंस्क्रिप्शंस। समझे आप इंस्क्रिप्शंस का मतलब, कि दे आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑन क्ले या मेटल्स या फिर क्ले टैबलेट्स। ये सब चीज़ें कहाँ पे मिली हमें? ये सब चीज़ें मिली हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, फाउंड एट हड़प्पा, ये वाली बात। और आगे बढ़ते हैं भाई, कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी ही कम पड़ जाएगी कि कॉइन्स क्या है भैया। हमारी पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कॉइन्स ही एकमात्र ऐसा सोर्सेज है जिससे हमें उस एरिया का, उस टाइम ड्यूरेशन की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो कॉइन्स, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल तुमसे बोला जाए कि यार आपके उस एरिया में ना गोल्ड के कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले थे, तो गोल्ड के कॉइन्स का मतलब है वो जो कंट्री होगी, वो जो किंगडम होगा, उसकी इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। अगर उसके पास सोने की जगह भाई कॉपर के सिक्के मिल रहे, तो वो हो सकता है उतना ज़्यादा अमीर ना हो। तो कॉइन्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? सीधे सीधी सी एक ही लाइन, कि इट इंडिकेट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द एम्पायर, या फिर उसके किस कंट्रीज के साथ रिलेशंस थे, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। आर्टिफैक्ट्स पे आते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स क्या है? आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि भाई कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सच एज पॉटरी कॉमा टूल्स, कोई ऐसे वेपन्स हो सकते हैं, या फिर ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्टिफैक्ट्स मतलब ऐसी कोई चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स मतलब ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो इम्पॉर्टेंट होगी, इम्पोर्टेंस रखती होगी आपके हिस्ट्री के बारे में। मतलब दे आर सच अ वैल्यूबल सोर्सेज दैट दे माइट बी टेलिंग अस समथिंग, कि भाई ये इस टाइम ड्यूरेशन में हमें यहाँ से मिला करता था। तो जो पॉटरीज हुआ करती थी, जो घड़े, जो मिट्टी के बर्तन बना हुआ करते थे, वो बताते हैं कि भाई दे वर वेरी वेल नोइंग अबाउट समथिंग कॉल्ड स्पिनिंग व्हील। तभी तो उन्होंने बनाया होगा, मिट्टी को कैसे पकाते हैं, वो सब चीज़ें इनके बारे में जानते होंगे कौन लोग, जो उस समय में रहते होंगे, है ना, एंशियंट हिस्ट्री की। तो भाई ये है हमारे पास कुछ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसको मिटाते हैं अपन, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इस समय का सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो टाइम ड्यूरेशन, ये एंशियंट हिस्ट्री वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इसे हमने कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम जानते हैं हमारे पास, अगर मैं एक टाइम लाइन बनाऊँ, मैं अगर एक टाइम लाइन बनाता हूँ, इस टाइम लाइन पे हमारे पास दो ही टाइम फ्रेम्स आते हैं। क्या आता है? मैं अगर अगर तुम लोगों ने नंबर लाइन भी देखोगे, तो हमारे पास 0 से स्टार्ट करते हैं, एक लेफ्ट और राइट में। तो जो राइट साइड है, जो मतलब अभी का टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, इसे हम बोलते हैं एडी। इसको आप बोलते हो एडी। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनो, एनो डोमिनो। ये है भाई, डोमिनोज वाला पिज्जा देखा होगा ना, बस वहीं का ओएस हटाया है तो डोमिनोज हो गया, एनो डोमिनो। सिमिलरली ये है टाइम ड्यूरेशन कौन सा, मतलब ये जो अभी अभी कौन सा चल रहा है, 2020। तो 2020 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और 2020 को हम एडी भी बोल सकते हैं। और इससे पहले चले जाएंगे तो उसको हम बोलते थे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अब क्या किया, अभी जो प्रेजेंट के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस वाली चीज़ में थोड़ा चेंज लेके आए। उन्होंने बोला हम क्यों फालतू में क्राइस्ट की बात करते हैं, अब कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट या बिफोर बिफोर क्राइस्ट, या फिर ये डेट्स की हम जो बात करते हैं, इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं क्या। उन्होंने बोला सर ये जो बीसी है ना, बिफोर क्राइस्ट, इसको हम ज़रा चेंज करके बोल रहे हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। सिमिलरली उन्होंने इसको भी चेंज कर दिया, एडी को, एडी को उन्होंने सिंपल सा बोल दिया सीई, कॉमन एरा। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें समझनी पड़ेगी कि टाइमलाइन को हम इस हिस्टोरियन ने, इन हिस्ट्री वालों ने कैसे चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया? एडी को उन्होंने सीई कर दिया, कॉमन एरा। मतलब आजकल 2020 को हम सीई भी बोल सकते हैं, बट फिर भी किसी किसी बुक्स में आज भी वो पुराने समय का ही चलाते हुए आ रहे हैं। तो बीसी और सीई में ये दोनों छोटी छोटी चेंजेस हैं। टाइमलाइन को हम और क्या समझ सकते हैं, टाइमलाइन क्या है एक्चुअल में, ये हमने डेट्स में क्या क्यों करते हैं। तो टाइमलाइन का मतलब है कि दी रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स। टाइमलाइन का मतलब क्या है, इसको हम यहाँ ज़रा समझते हैं। इसको हम इसकी हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, दी रिकॉर्डिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स। बट हम रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स तो कर रहे हैं इन ऑर्डर, इन ऑर्डर
they took in all order they took place is called chronology। मतलब हर एक दिन का जो डेटाबेस हमारे पास तैयार होता है, आज आपने क्या किया, आज आपने क्या नहीं किया, वो सारी की सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। इसी को हम समझते हैं टाइमलाइन पे। ठीक है, तो टाइमलाइन इज द जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स। टाइमलाइन इज द जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जो हमें समझ में आया कि टाइमलाइन क्या होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक समझते हैं, इसको बोलते हैं हम जोग्राफिकल सेटिंग्स। क्या है यार ये जोग्राफिकल सेटिंग्स, जरा समझते हैं। जरा जोग्राफिकल सेटिंग्स एक छोटा सा एक और टॉपिक है। ये क्या है, जियोग्राफिकल सेटिंग्स। जरा समझो क्या है यार ये जियोग्राफिकल सेटिंग्स। इसका मतलब है कि भाई हमारे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस बनी, जैसे कि आपका नाम बताया मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कोई ना कोई जो सिविलाइजेशंस होती थी वो हमेशा किसी ना किसी रिवर के आसपास बना करती थी। अब इन सिविलाइजेशंस में हमें जो 4 सिविलाइजेशन के सिर्फ नाम और वो कौन सी नदी के पास थे वो याद रखने पड़ेंगे। तो 4 ऐसी रिवर वैली सिविलाइजेशन है, इनको बोलते हैं 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन। 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन जो हमें याद रखने चाहिए, हमसे कभी कभी पूछा जा सकता है, वो कौन कौन सी है। एक तो हम हमेशा बोलेंगे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये कौन सी नदी के पास बनी थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का नाम देता है। ये है हमारी रिवर इंडस के किनारे बसी हुई थी। इसी लाइन में भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे पास एक और रिवर वैली सिविलाइजेशन आती है, इसका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, ये आज का प्रेजेंट डे हमारा इराक, सीरिया, ऐसी वाली जो कंट्रीज है ना, इराक, ईरान, इन लोगों से मिलके बना हुआ है। ये कौन सी नदी के पास था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो टिग्रिस नदी के पास बसा हुआ है। टिग्रिस एक नदी का नाम है। सिमिलरली भाई मेसोपोटामियन के पास हमारे पास एक और रिवर वैली सिविलाइजेशन आती है, इसका नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो मॉडर्न इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी काफ़ी पुराना इंडस वैली के टाइम का नाम चलता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस नदी के पास बसा हुआ था, इस नदी का नाम है नाइल रिवर। और एक हमारे पास 4th रिवर वैली सिविलाइजेशन आती है, इसका नाम है चाइनीज सिविलाइजेशन। कई बार इस चाइनीज सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुमेरियन सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो एक नदी के पास है, इसका नाम है हुआंग हे नदी या हुआंग हो नदी। तो ये वाली सिविलाइजेशंस इस टाइम ड्यूरेशंस पे हमारे पूरे वर्ल्ड में एंशंट हिस्ट्री के टाइम पर ये वाली सिविलाइजेशंस भी फ्लरिश कर रही थी, ये वाली सिविलाइजेशन भी आगे आगे बढ़ रही थी। बट जोग्राफिकल सेटिंग से हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है, हमें इसमें ये समझ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमारी ये जो कंट्री इंडिया है, हमारी ये जो कंट्री इंडिया थी उस समय, तो सर यहाँ पे एक नदी बहा करती थी, इस नदी का नाम था रिवर इंडस। रिवर इंडस के पास ही जितने भी लोग रहा करते थे वो हमारी कंट्री इंडिया में, और इस तरफ भी कुछ लोग आके रहने लग गए। भाई ये गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पे भी आके रहने लग गए। तो सब लोग कहाँ पे प्रेफर किया करते थे, हमेशा ये लोग कोई ना कोई रिवर के पास प्रेफर किया करते थे। अब हम लॉजिक लगाते कि भाई वो लोग रिवर के पास क्यों रहते थे, तो बहुत सिंपल सी पॉइंट्स निकल के आएंगे। वो लोग रिवर के पास इसलिए रहते थे क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती थी उनके पास, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन्स होती थी, वहाँ पे वो कल्टीवेशन कर सकते थे, उनके जानवरों के लिए, उनके रहने के लिए, हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबिलिटी होती थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है, और क्या समझते हैं इस जोग्राफिकल सेटिंग्स में, इस सेटिंग्स में हम ये समझेंगे, इन जोग्राफिकल सेटिंग्स में हम ये समझते हैं कि द जोग्राफिकल सेटिंग्स ऑफ द हैबिटेशंस ऑफ द अर्ली पीपल गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि इस टाइम के लोग कैसी जगह पे रहा करते थे। अबाउट द टेरेन ऑफ द लैंड, टेरेन मतलब है ये हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि उस एरिया, वो एरिया कैसे था, इसको हम बोलते हैं टेरेन ऑफ लैंड। वो ज़मीन कैसे हुआ करती थी ये इंफॉर्मेशन देता है, टेरेन ऑफ लैंड। हाउ पीपल लिव्ड, उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हुआ करती थी, क्या उस समय में हमारे इन ये जो सिविलाइजेशंस हैं, इन सिविलाइजेशन में कोई ड्रॉट तो नहीं आ गया था, मतलब सूखा तो नहीं पड़ गया था, या बहुत ज़्यादा फ्लड्स तो नहीं आ गए थे। वही लॉजिक वाली बात हो गई कि नदी के आसपास रह रहे तो ऑब्वियस सी बात है कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो ये सारे के सारे आसपास वाले जो लोग होंगे वो डूब जाएंगे। हो सकता है कि भाई ये जो पूरा का पूरा एरिया, ये नदी में कोई भी पानी ना आए तो भाई पूरी तरीके से ये पूरे लोग जो है वो प्यासे मर जाए, भूखे प्यासे मर जाए।
तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें कौन बताता है? ऐसी इंफॉर्मेशन हमें बताता है उस एरिया की जोग्राफिकल सेटिंग्स की स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो इसी एंशंट हिस्ट्री में, इसी एंशंट इंडिया की हिस्ट्री में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हमें कुछ अर्ली सिटीज़ मालूम चलती हैं। तो भाई हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, इसको हम कहते हैं अर्ली सिटीज़, इसको हम कहते हैं अर्ली सिटीज़। तो भाई हमारी कंट्री इंडिया की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। इस सिटी का नाम है पाटलिपुत्र। इसे हम आज के मॉडर्न डे में पटना कहते हैं। ये किसकी कैपिटल हुआ करती थी? ये कैपिटल थी भाई एक बहुत बड़ा एम्पायर था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मगध। मगध नाम का एक किंगडम था, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, फिर मगध पे बहुत सारे लोगों ने रूल किया था, तो उसकी कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र। इसका मॉडर्न नेम जो है वो पटना है। तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन पे बहुत सारे किंग्स हैं, वो लोग रूल करके गए। तो ये जो न्यू सिटीज़ थी उन्हें क्यों बसाया जा रहा था कि ताकि हम उसको गवर्न अच्छे से कर सकें, ताकि हम उसको एडमिनिस्ट्रेट बहुत अच्छे से कर सकें, ये वाली बात है। और क्या होता था इन्हीं सिटीज़ में भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। अब बाहर से लोग आ रहे हैं, ट्रेड करेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब है वहाँ पे आएंगे वो लोग, सामान बेचेंगे और हमसे भी कुछ खरीदेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा भाई, हम पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कर रहे हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स के द्वारा, ठीक है भाई। एक ये बात हम समझें। तो इस तरीके से क्या हो गया भाई, एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया, एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आ गया, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वाज जनरेटेड, ठीक है। ये पॉइंट बनता है हमारे पास। और क्या समझते हैं, अर्ली सिटीज़ वाले टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास पूरी कंट्रीज़ में से, अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ये अपने साथ ज़रूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आइडियाज़ लेकर आ रहे थे। तो न्यू रिलीजन्स, नए नए रिलीजन्स अपने साथ ये लोग लेके आना शुरू हो गए। न्यू रिलीजन्स आ रहे हैं, नए रिलीजियस टीचर्स आ रहे हैं, मैन एंड वुमेन एक दूसरे के पास अपने नॉलेज बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई अर्ली सिटीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिलना शुरू होती है। अब इसी अर्ली सिटीज़ में हम देखते हैं भाई हमारी कंट्री इंडिया के नेम के साथ क्या गेम हो रहे थे। तो भैया हमारी कंट्री इंडिया के नेम के साथ क्या गेम हो रहे थे वो हमने तुम्हें शायद इससे पहले भी बताया था कि भैया हमारी कंट्री इंडिया का जो नाम था वो कभी कभी ग्रीक लोग आए, उन्होंने हिंदू नाम दे दिया, ये सारी चीज़ें। बट और समझते हैं कि ये जो हमारी कंट्री इंडिया है, हमारी कंट्री जो इंडिया है सर, इसके साथ एक बहुत सिंपल सा गेम हो रहा था। एक यहाँ पे हमारे पास एक रिवर बहा करती थी। इस रिवर का नाम था नर्मदा। इसके ऊपर एक माउंटेन हिल्स है, इसका नाम है विंध्यास नाम का एक माउंटेन्स है, और इसके नीचे एक माउंटेन्स है, इसका नाम है सतपुड़ा। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती एक नदी जिसका नाम है नर्मदा, सतपुड़ा, है ना। तो ज़रा ध्यान दो सब लोग, बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं। इसी विंध्या और सतपुड़ा के बीच में ये जो नर्मदा है, नर्मदा हमारी कंट्री इंडिया की कुछ एक ऐसी नदियों में आता है जो इस तरफ फ्लो कर रही है। बाकी सारी की सारी नदियाँ जो है वो इसी तरफ फ्लो कर रही होती है। किस तरफ? बे ऑफ बंगाल में आके मिल रही है। बाकी नर्मदा जो है वो इस तरफ आ रही है। क्या है हमारे पास? अरेबियन सी। नर्मदा के अलावा एक और बता सकते हैं तुम्हें, एक और नदी जिसका नाम है तापी। तो तापी भी इधर ही आती है। हाँ, तो मैं इससे तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि भैया हमारी कंट्री इंडिया अर्ली सिटीज़ वाले इस टॉपिक में हमारी कंट्री इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला रहा करती थी, कितना उसका रीजन था। तो ऐसा बोलते हैं भाई, यहाँ पे ये जो पाकिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान वाला जो रीजन हुआ करता था वो भी कंट्री इंडिया का था। तो भाई यहाँ पे एक रेंजेस आते हैं, इसको हम कहते हैं सुलेमान एंड कीर्थर। इधर लिखते हैं अपन कीर्थर रेंजेस, ये पहाड़ों के नाम है, सुलेमान एंड कीर्थर रेंजेस। और इधर जो म्यांमार वाला पोर्शन हुआ करता था वो भी हमारी कंट्री इंडिया का ही हुआ करता था। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इनका नाम है गारो, खासी, जैंतिया। ऐसे वाले जो हिल्स थे वो भी हमारी कंट्री इंडिया के ही हुआ करते थे, और वो आज भी अपने ही हैं। जैसे साउथ इंडिया में हमारा ये जो कन्याकुमारी है, इधर श्रीलंका तक भी जो हुआ करता था वो पोर्शन भी हमारे पास था।
तो ये बातें बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बताती है अर्ली सिटीज़ से कि इस पूरे रीजन में हमारी कंट्री इंडिया के लोग रहा करते थे। अगर वो रह रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर हमारी कंट्री इंडिया के लोग रह रहे हैं तो ज़रूर वो कोई ना कोई प्रैक्टिस कर रहे होंगे, किस चीज़ की, कल्टीवेशन की, कोई ना कोई चीज़ें वो उगा रहे होंगे, एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, फार्मिंग कर रहे होंगे। तो हमें सबसे पुराने एविडेंसेस मिलते हैं कि वीट एंड बार्ले वर ग्रोन। कहाँ पे? ये गारो और खासी नाम की जो जगह है, ये मेघालय में 2 हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया। तो यहाँ पे वीट उगाया जाता था, बार्ले उगाया जाता था। तो ये हमारे पास बहुत पुराने एविडेंसेस मिलते हैं, है ना। वीट एंड बार्ले वर ग्रोन अबाउट 8000 ईयर्स अगो, अबाउट 8000 साल पहले तक हम ये चीज़ें उगाया करते थे। कहाँ पे? गारो खासी जयंतिया वाले हिल्स में। ये सब कहाँ पर है? ये सारे के सारे जो है वो मेघालय वाले स्टेट में आज भी हैं। तो ये चीज़ें आपने अभी समझी। तो भाई हमें इस चीज़ में हमें अब हमारे इस टॉपिक का एकदम लास्ट पोर्शन आता है। लास्ट पोर्शन ये आता है कि अब हमारी कंट्री इंडिया में अभी भी एट प्रेजेंट अर्ली सिटीज़ में ये जो पुराना लाइफ पैटर्न था, अभी भी हमारे इस अंडमान एंड निकोबार वाला जो यहाँ पर है, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो अभी भी हमारी कंट्री इंडिया के साथ या पूरे कंट्री इंडिया के लोगों को मानते नहीं है। ऐसे कुछ एक आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड है उसको बोलते हैं हम सेंटिनलीज आइलैंड। तो सेंटिनलीज आइलैंड, और यहाँ पे कुछ एक ऐसी ट्राइब्स हैं जिनका नाम है ओराउंस या फिर जारवाज। ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी ये पुरानी ट्रेडिशन पे रह रहे हैं। ये लोग आज भी अपनी कंट्री के साथ नहीं आए हैं, अलग से रहते हैं, बट एरिया हमारा कंट्री इंडिया का। ये लोग ना अपने एरिया में किसी को आने देते हैं ना किसी। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए। तो ये है भाई अर्ली सिटीज़ के बारे में, अर्ली सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो भाई लगभग हमारा ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया। मैंने तुम्हें इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये बताई थी कि हमारी कंट्री इंडिया के नेम्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। कि कई बार हमारी कंट्री इंडिया का जो नेम्स हैं, नेम्स के बारे में तुम्हें एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी कंट्री इंडिया का जो नाम है वो आया है वैसे एक इंडस नदी से आया है। इंडस नदी के आसपास जो लोग रहा करते थे। कैसे हुआ भाई? ये जो चीज़ थी, सिंधु ग्रीक लोग आए तो उन्हें आई बोलना नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सिंधु बोलना शुरू किया। ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये एक ऋग्वेद है, वो वहाँ पे मेंशन्ड है भाई। तो ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। फिर उसके बाद हमारी कंट्री इंडिया में कुछ बाहर से भी लोग आना शुरू करते हैं, ईरानियंस आते हैं, वो लोग भी हमारी कंट्री इंडिया को अलग अलग नेम्स देना शुरू करते हैं। हिंदुस्तान नाम देते हैं, हिंदू नाम देते हैं, सप्त सिंधु नाम देते हैं कंट्री इंडिया के नाम के साथ। फिर कुछ एक इम्पॉर्टेंट लोग भी आते हैं, जैसे ज़ेंड एविस्टा नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ज़ेंड एविस्टा नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसका ना होली स्क्रिप्चर है ज़ोरोएस्ट्रियंस की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली थी। तो भाई इसके साथ हम ये वाला चैप्टर भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा पोर्शन हो चुका है, ये पूरा पोर्शन भी हो चुका है। तो अब कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेने लायक बची नहीं है। और आने वाले चैप्टर्स में हम इस चीज़ में हिस्ट्री को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे और भी नए इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।